Assalamualaikum students, how are you? I hope you are all fine. Now let's start our topic from the chapter number 13, which is propagation and reflection of light. मतलब प्रोपगेशन उसकी ट्रैवलिंग और रिफ्लेक्शन उसका रिफ्लेक्ट बैक होना किस चीज़ का, लाइट का। चैप्टर नंबर 11 बेसिकली 12 और 13 किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, किसके ऊपर हमारा बेस कर रहा है, लाइट पे। हम लोग किसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, लाइट की, कि आया हमारा प्रोपगेशन ऑफ लाइट किस किस्म का होता है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो किस तरीके से बैंड होती है, उनकी टर्म्स और कंडीशन क्या होती हैं। दरअसल हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं हम लोग अपने पहले चैप्टर नंबर 12 का, क्योंकि ये बिल्कुल हमारा एक अलग टॉपिक है, बिल्कुल नया टॉपिक है। कंसिडर कर रहे हैं हम वेव्स को, लाइट को, साउंड को, इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए हम ये वाले टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। नाउ चैप्टर नंबर 12 में हमने बेसिकली किस चीज़ को कंसिडर किया था, वेव्स को और साउंड को, कि आया जो हमारी वेव्स हैं वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं, उनका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या कहा जाता है, उनकी क्या टर्म्स होती हैं, हर चीज़ को डिफ़ाइन करने का एक अलग पर्पस होता है। साउंड को कंसिडर किया था कि साउंड की कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, ट्रैवल किस तरह करता है साउंड, ठीक है। दोनों चीज़ों को हमने इसमें कंसिडर किया था, जिसके अंदर जो मेन चीज़ें थी वो हमने क्या डिस्कस करी थी कि ऑसिलेशन क्या होता है। बेसिकली ऑसिलेशन के बाद हमने उसको डिस्कस किया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने कौन सी कंडीशन अप्लाई करी थी। ये सारी चीज़ें हमने कंसिडर की थी चैप्टर नंबर 12 में, जिसको हमने वेव्स एंड साउंड का नाम दिया है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो हमने कंसिडर किया था उसके अंदर क्या किया था, हमने स्प्रिंग के अंदर मास अटैच किया था। मास अटैच करने के बाद हमने उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया था। डिस्प्लेस करने का जो डिफ़ाइन करने का था उसको हमने किससे डिफ़ाइन किया था, एक्स से, और फिर इसकी पूरी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की थी, डेरिवेशन करी थी कि आया वो किस चीज़ के प्रोपोर्शनल होता है, कि आपके पास फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके डिस्प्लेसमेंट से। और फिर इसके अंदर हमने कंपैरिजन किया था किस चीज़ से, न्यूटन के सेकंड लॉ से। इसको हम आगे लेके चलते हुए हमने अपनी डेरिवेशन की थी, जो कि हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इट्स दैट क्लियर। उसके बाद हमने एग्जाम्पल में जो किया था, जो सिंपल हार्मोनिक की एग्जाम्पल होती है, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन को एज टर्म ऑफ सिंपल पेंडुलम में। इसके अंदर आप लोगों को 2-3 नई बातें पता चली थी, जिसमें आपको नए वर्डिंग यूज़ किए थे, जिसमें आपके पास थे वाइब्रेशन थी, टाइम पीरियड था, फ्रीक्वेंसी थी, डिस्प्लेसमेंट था। डिस्प्लेसमेंट वही आपका कि अगर आपने किसी बॉडी को एक जगह से इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा मूव अप करवाया तो डिस्प्लेसमेंट उसको कहा गया था। फ्रीक्वेंसी आपका टाइम पीरियड और टाइम को आप दो अलग अलग कंसिडर कीजिएगा, ये दोनों सेम नहीं है। आपका टाइम बेसिकली जो सेकंड्स में हम इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली वो टाइम होता है जब कोई काम हो रहा हो, सही है। जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना वक्त लगा, लेकिन टाइम पीरियड का मेंशन ये होता है कि आपकी कंप्लीट वन वाइब्रेशन का टाइम, कि अगर आपने अपने पेंडुलम को किसी ख़ास एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करवाया है तो या ऑसिलेट करवाया है, तो वन वाइब्रेशन कंप्लीट होने पे जितना टाइम लगता है उसको उसका टाइम पीरियड कहा जाता है, ठीक है। ये थोड़ी सी वर्डिंग थी जो इसके अंदर कंसिडर की गई थी। फिर हमने डिस्कस किया था एम्पलीट्यूड को। एम्पलीट्यूड बेसिकली आपके पास क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इज टाइम पीरियड, ठीक है। ये सारी डेरिवेशन हमने करी थी। उसके बाद हम लोग जो आए थे अपना सिंपल पेंडुलम की, हमने उसके अंदर निकाला था टाइम पीरियड, निकाला था। दोनों चीज़ों को कंसिडर किया था कि अगर आपके पास लेंथ होगी तो आपके पास कुछ और जो फार्मूला बनेगा उसकी टर्म्स कुछ और यूज़ की जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि अगर आप लेंथ के ऊपर बात करेंगे पेंडुलम की तो हमारे पास क्या होगा, T=2π/L/G। और जब हम किसी मास की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1/2π/K/m।
m या 2 पाई अंडर रूट m ओवर k। इट्स दैट क्लियर। फिर जब हमने वेव्स की बात करी थी तो वेव्स में मैंने आपको एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी जिसको हमने कहा था लैम्डा। लैम्डा बेसिकली चीज़ क्या है, किस टर्म को कहते हैं, जहाँ से आपकी एक वेव शुरू हो रही है और उसके ख़त्म होने के दरमियान का फासला, ठीक है, उसको कहते हैं उसकी वेव लेंथ या उसकी मैक्सिमम लेंथ। जैसे कि आपको पेज नंबर 237 में दिखाई जा रही है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको, लैम्डा से। इज दैट क्लियर। ये थोड़ी आपके लिए नई वर्डिंग है, इसलिए इसको बार बार कंसिडर कर रही हूँ कि इसको लैम्डा कहते हैं और ये कंसिडर की जाती है एज अ वेव लेंथ। आपके एक कंसेक्यूटिव पॉइंट से दूसरे कंसेक्यूटिव पॉइंट तक का फासला लैम्डा। इस वेव को कंसिडर करने के लिए जितना टाइम पीरियड आपको दरकार है उसको हमने क्या, किसका नाम दिया, कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड। टी इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस वेव लेंथ। ठीक है, सारी चीज़ें उसी तरह कंसिडर की जाती हैं जैसे वेलोसिटी, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। हमने इधर क्या कहा, वेवलेंथ पर यूनिट टाइम पीरियड, मतलब आपकी वेव का ऑसिलेशन का टाइम इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। वेलोसिटी उसी तरह गिवन की गई है, बस इसमें वर्डिंग थोड़ी चेंज है। जैसे हम वेलोसिटी की बात करते थे तो हम कहते थे डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, सेम एज इट इज हम यहाँ पे क्या कहेंगे, वेवलेंथ पर यूनिट टाइम पीरियड। इज दैट क्लियर। क्योंकि वन ऑसिलेशन ऑफ वेव इस जो टेक करता टाइम उसको क्या कहा जाता है, टाइम पीरियड। जिस तरह उसमें वर्डिंग चेंज थी लेकिन आपके पास सब्जेक्ट सेम था कि हम बात किस पे कर रहे थे, लेकिन हम दूसरी वर्डिंग में बात कर रहे थे। इसी तरीके से जब हम लोग प्रोपगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं तो हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो थोड़ी बड़ी लेवल की डिस्कस करेंगे। मीन्स आपके पास जो पहला है इंट्रोडक्शन है, प्रोपगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी भी चीज़ का चमकना या उसमें से शाइनिंग करना या लाइट का पास आउट होना, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे अगर कहीं अचानक से अंधेरा और बल्ब जला दिया जाए तो उसका क्या कहा जाता है कि एकदम से रिफ्लेक्ट बैक हुई है। नाउ व्हेन वी सी ब्लू स्काई, शाइनिंग स्टार, राइजिंग सन, ये सब क्या है, कलरफुल चीज़ें जिनको देख के एकदम लाइट के होने का सबूत मिलता है। When we enjoy the phenomenon due to the universe and our earth, we see the presence of light. इसी की वजह से हमें दुनिया में या कायनात में रंगों का पता चलता है। बेसिकली आपको पता है कि हमारे पास लाइट जो है वो 7 कलर का मिक्सचर है, बेसिकली वाइट लाइट नहीं है। इसी से हमें डिस्कवर हुआ कि कितने कलर्स एक लाइट के अंदर मौजूद हैं। इनका डिस्पर्स होना या एक जगह इकट्ठे होना, इस चीज़ को हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफाइन करते हैं। ठीक है, लास्ट में देखिए आपके पास गिवन है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड लाइट एंड इट्स नेचर इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी सम ऑफ इट्स फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़। अगर आप लाइट को जानना चाहते हैं, उसकी नेचर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना चाहते हैं तो उसकी कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको आपको पढ़ना पड़ता है। वो क्या है, दीज आर द लीनियर प्रोपगेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड इमिशन ऑफ लाइट। क्या है उसका, किसी स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेशन करना, उसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, रिफ्लेक्शन। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इमिट करता है लाइट को तो उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट, के रिफ्लेक्ट करना। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर लाइट का इंसर्ट होना। डिस्पर्शन, लाइट का मुख्तलिफ हिस्सों में बंटना, डिस्पर्शन। एंड इमिशन ऑफ लाइट, किसी भी सब्सटेंस में से लाइट का इमिट होना। इज दैट क्लियर? दिस इज द वर्ड ऑफ इमिशन ऑफ लाइट। नाउ फर्स्ट टॉपिक of this chapter is 13.2, which is
rectilinear propagation of light, path of light. Propagation of light means path of light. लाइट का गुजरना, उसका रास्ता. We commonly observe that when light coming from a sun falls on an opaque object, a shadow is formed behind it. आपको पता है कि जब भी कोई लाइट पास आउट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के सामने से तो एक शेडो बनाती है. ठीक है, वो शेडो क्या जाहिर कर रहा होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसमें से आपकी लाइट पास नहीं हो पाई, जिसकी वजह से उसका शेडो बना. दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट लीड अस टू द आइडिया दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. इसी फिनोमेनन की बेस पे हमने क्या डिस्कवर किया कि लाइट ट्रेवल करती है इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, जिसको हमने डिफाइन किया प्रोपगेशन ऑफ लाइट के नाम से या पाथ ऑफ लाइट के नाम से. आपके पास आगे जो टॉपिक है वो है द पिन होल कैमरा. दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंट बेस्ड टॉपिक. ये पूरा कंप्लीटली एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड है जिसके अंदर आपको डिफाइन किया गया है कि आया हम पाथ ऑफ द लाइट को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं. A pinhole camera is one of the practical application of rectilinear propagation of light. ये एक तरीके का प्रैक्टिकल है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को साबित करने का. यानी कि आपके पास जो प्रोपगेशन ऑफ लाइट है या पाथ ऑफ लाइट है इन अ स्ट्रेट लाइन है. ये बेसिकली किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है? पाथ ऑफ लाइट को. इट वॉज इन्वेंटेड इन द 16th century to the eclipse of the sun without damaging the eyesight. It is also known as camera obscura, means dark room. ये ऑब्जर्व किया गया था 16th सेंचुरी में इक्लिप्स ऑफ सन के टाइम पे विदाउट डैमेजिंग द आई साइट, बगैर आँख को डैमेज किए. इज ऑल्सो नोन एज कैमरा ऑब्सक्रा डार्क रूम. It consists of a rectangular box containing a very small hole on one side and the faucet glass plate, tracing paper or a photographic film on the opposite side. इसमें क्या कंसिडर किया गया था कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को कंसिडर किया गया, उसके अंदर एक छोटा सा होल किया गया. होल करने के बाद उसको ग्लास में उसको कन्वर्ट किया गया, ट्रेसिंग पेपर के साथ उसको लगाया गया. ट्रेसिंग पेपर्स मीन्स फोटोग्राफिक फिल्म या आपकी सिंपल एक ट्रेसिंग पेपर जिस पे आपकी ट्रेस हो सके आपके पॉइंट्स. व्हेन अ नैरो पेंसिल ऑफ रेज, बहुत बारीक सी पेंसिल नुमा की रेज ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू पास, जब उसके अंदर से गुजारी गई थ्रू अ पिन होल, जो हमने होल किया था, an inverted and real image of the object is formed. आपका उसके अंदर एक इमेज फॉर्म्ड हुआ जो कि रियल था और इन्वर्टेड था. बैक ऑफ द कैमरा, कैमरा के सामने. फॉर ऑब्जर्विंग अ क्लियर इमेज एक्सटर्नल लाइट इज इंक्लूडेड बाय कवरिंग द बॉक्स विद अ डार्क क्लोथ. उस पूरे बॉक्स को कवर किया गया था डार्क कलर के कपड़े से, मीन्स ब्लैक कलर से कपड़े से. मोस्टली इसको ब्लैक कलर के कपड़े से इसको ढक दिया जाता है, पूरा कवर कर दिया जाता है. फॉर ऑब्जर्विंग अ क्लियर इमेज, ताकि हमें एक क्लियर इमेज उसकी नज़र आ सके. आपको पता है जब भी हम अंधेरे में अगर कोई हल्की सी भी लाइट को शो करते हैं तो वो बहुत क्लियरली हमें नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम रोशनी के अंदर ये काम करते. ठीक है, इसीलिए किस चीज़ को शो किया गया? पूरी आपके जो ऑब्जेक्ट था उसको डार्क रखा गया. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इमेज फॉर्मेशन ऑफ द पिन होल कैमरा, इस चीज़ को समझने के लिए कि पिन होल कैमरे का क्या रिजल्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम ए शोन इन फिगर. हमने क्या कंसिडर किए? ये डायग्राम. आपने क्या करा? एक लाइट को अपने यहाँ से पास किया गया, ऑब्जेक्ट के पास किया गया. लाइट कहाँ जाके एक जगह कहाँ पे जाके कन्वर्ज हुई? पॉइंट ओ पे, जहाँ पे हमने होल किया था. होल करने के बाद जब ये दोबारा से डाइवर्ट हुई है, मीन्स ये थोड़ी डिस्पर्स हुई है लाइट,
तो उसने दीवार पे एक इमेज शो किया जो कि रियल था और इन्वर्टेड था। इन्वर्टेड मीन्स जैसा आपका ऑब्जेक्ट था वैसा आपके पास डिस्प्लेस नहीं हुआ, बल्कि कन्वर्ट होकर आपको पिक्चर नजर आई। A narrow pencil of ray starting from a point A passes through the pinhole O means ये सारा पाथ उसको डिफाइन किया गया है। क्या चीज़ कि जब आपने एक रे को दाखिल किया है पॉइंट A से तो वो पास हुई है पिन होल कैमरा के O पॉइंट से। उसके बाद उसने छोटा सा एरिया कवर करते हुए वो दोबारा से इल्यूमिनेट हुई है फ्रॉम द एरिया C। ठीक है, उसने एरिया C के अंदर अपने आप को डिस्पर्स किया। इन दिस वे पॉइंट बिटवीन लाइन बिटवीन A एंड C इल्यूमिनेटेड। उसने A और C के दरमियान अपना फासला बनाया और इमेज को जाहिर कर दिया, जो कि इमेज हमारे पास था रियल और इन्वर्टेड। A डैश C डैश ऑफ द ऑब्जेक्ट AC, इमेज किसका है? AC का। कहाँ पे हमें नजर आया? A डैश और C डैश पे। इस फॉर्म ऑन द बैक ऑफ द कैमरा, बैक साइड ऑफ द कैमरा आपको ये इमेज हासिल हो गया। मीन्स क्या था कि आपने एक लाइट को पास करवाया, बात क्या थी? उसका पाथ बताने की। क्या आया उसका पाथ रेक्टिलिनियर है या पाथ ऑफ लाइट बताने की और उसकी रेक्टिलिनियर होने की, प्रोपगेशन ऑफ लाइट के रेक्टिलिनियर होने की यहाँ पे एक्सपेरिमेंट था। ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ से हमने लाइट पास करी, जाके सारी लाइट्स इमर्ज हुई एक पॉइंट पे जो कि हमने खुद से किया था, होल किया था। उसको हमने किसका नाम दिया? जीरो का, ओ का। ओ के बाद जब ये आपके बॉक्स के अंदर इन्वर्ट होती है ये लाइट, तो ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होता है। इमेज फॉर्म कैसा होता है? आपका रियल है, मतलब जो आपकी तस्वीर है वो है, ऑब्जेक्ट है वैसी का वैसी सेम है, लेकिन इन्वर्टेड जाहिर करता है ये। आपका पाथ जो है वो डिस्पर्स हुआ, मीन्स आपके पास जो नीचे की लाइट थी वो ऊपर जाके टकराई और जो ऊपर वाली रे थी वो नीचे जाके टकराई। तो इससे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इन्वर्टेड हो गया। रियल तो है लेकिन इन्वर्टेड है। दिस इज द कंप्लीट एक्सपेरिमेंट ऑफ पिन होल कैमरा, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट की छवि नजर आती है। इट्स दैट क्लियर? नाउ कम टू द अनदर टॉपिक विच इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। This phenomenon is commonly used or widely used in our daily life. Reflection of light मतलब किसी भी चीज़ की does not emit मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में से रिफ्लेक्ट करना लाइट का। ठीक है, मीन्स इसकी क्या एग्जाम्पल्स आती हैं देखते हैं। We know that the most of the object which we observe do not emit light in our solar system. The sun is the only object which emit light that we observed other planet and satellite. आपके प्लैनेट में जो हमारा पूरा प्लैनेट है उसके अंदर आपके पास सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है जो लाइट को पास करता है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने किसको इख्तियार दिया है लाइट शो करने का? सिर्फ और सिर्फ सूरज को। सूरज आपका एक ऐसा मेन सोर्स ऑफ लाइट है जो सारे प्लैनेट को लाइट प्रोवाइड करता है और उसी से सारे प्लैनेट मुस्तफीद होते हैं। ठीक है, एक मेन सोर्स क्या है हमारे पास इस दुनिया में लाइट की? जो सबसे पहली और मेन सोर्स है वो है हमारे पास सन। सन की वजह से सारे प्लैनेट्स और जितने भी सैटेलाइट हैं उनको रोशनी मिलती है। प्लैनेट्स तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी। सैटेलाइट क्या है? हमारा चांद, वो भी तो सूरज की रोशनी लेता है। ठीक है, वो क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब लाइट का हासिल करना किसी भी जगह से। इट्स दैट क्लियर? ना आगे चलिए, इसी तरीके से और प्लैनेट्स के भी चांद हैं, सिर्फ हमारे पास ही नहीं है, बल्कि जब आप इसको डिटेल में इन डिटेल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे प्लैनेट्स के काफ़ी अलग अलग चांद हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि जुपिटर के तो 14 चांद हैं। इसी तरीके से सबके अपने मुख्तलिफ सैटेलाइट्स हैं। इनको हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट। एग्जाम्पल मरकरी एंड द मून। मरकरी भी वहाँ से अपनी रोशनी लेता और चांद भी। देन लाइट स्प्रेडिंग फ्रॉम अ सोर्स इन वन मीडियम स्ट्राइक द अदर सरफेस of another medium. A part of it sent back is the same medium of reflected. A part is observed and a part is transmitted into the other medium. It is the transparent or translucent. Means आपकी लाइट का किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफ़र होना या रिफ्लेक्ट बैक करना,
उसको क्या कहते हैं, उसको ट्रांसल्यूसेंट। दिस फिनोमेनन रिफ्लेक्शन इज वाइडली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। इस फिनोमेनन को हम अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ, द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडार वेव्स। रेडार में से जो भी वेव्स निकल रही होती हैं वो बेसिकली किस चीज़ को, फिनोमेनन को बेस कर रही होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। इज़ यूज टू सेफ टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑफ एयरप्लेन। आपका ताकि जहाज सेफली टेक ऑफ कर सके और लैंडिंग कर सके। इज दैट क्लियर? रेडार हम ये कहाँ यूज़ करते हैं? अपनी एविएशन में। एविएशन में इस्तेमाल करने का मतलब क्या होता है कि आपका जहाज सेफली लैंड कर सके और टेक ऑफ कर सके। नाउ इस चीज़ के कुछ लॉज हैं। जैसे आपको पहले लेक्चर में मैंने कहा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर चीज़ को एक मखसूस लॉ पे बनाई है। उसके बनाने का एक मकसद था, एक कानून था कि वो उस कानून पे ता क़यामत चले। इसी तरीके से जब हम भी इंसान किसी चीज़ को पेश करते हैं या किसी नई चीज़ को दरियाफ्त करते हैं तो उसके कुछ लॉज बनाते हैं, उसके कुछ कानून बनाते हैं कि अगर ये वाली सिम्टम्स होंगे तो ये वाला लॉ अप्लाई करेंगे, और अगर कोई और सिम्टम्स हमें नज़र आएंगे तो कोई और लॉ यूज़ करेंगे। इसी तरीके से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारे पास गिवन है, जो कि बेसिकली दो हैं, हम लोग पहले भी कंसिडर कर चुके हैं। क्या है? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ होमोजीनियस मीडियम। लाइट कैसे ट्रेवल करती है ना, स्ट्रेट लाइन। व्हेन ट्रेवलिंग वन मीडियम स्ट्राइक्स द अदर सरफेस टू द अनदर मीडियम इज रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम। एक जगह से आपकी लाइट ट्रेवल पास होकर आ रही है, फिर आपके दूसरे मीडियम में आके टकराई और वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है इन द सेम मीडियम। मीन्स आपके पास ये एग्जाम्पल समझ लीजिए कि सूरज की शुआएं पानी पे पड़ती हैं, समंदर के पानी पे, वो रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, पहले अंदर जाके उसको पेनिट्रेट करती हैं, पेनिट्रेट करने के बाद जो सतह ज़मीन है, समंदर की सतह ज़मीन, वहाँ से टकरा के रिफ्लेक्ट बैक करती है। तो वो क्या है? एक मीडियम से गुजर के दूसरे मीडियम में आना, मतलब आपकी एयर में से उसमें आना, पानी के मीडियम में, फिर पानी के मीडियम से रिफ्लेक्ट बैक करना। ठीक है, ये क्या है? एक मीडियम का लाइट का दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र होके फिर दोबारा रिफ्लेक्ट बैक करना पहले मीडियम में। इज दैट क्लियर? इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन थ्रू वन मीडियम टू एन अदर मीडियम एंड रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम मीडियम इज कॉल्ड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर mirrors are highly polished opaque surface reflected light strongly and the image that are formed due to this surface reflect light strongly and image that are formed। क्या करता है मिरर? जो पीछे से हाईली पॉलिश्ड होता है, आपका जो मिरर हम यूज़ कर रहे होते हैं वो हाईली हमारे पास पॉलिश्ड हुआ होता है। वो क्या करता है कि जब उसके ऊपर हम सामने खड़े होते हैं और लाइट में अपने आप को देख रहे होते हैं शीशे में, तो वो क्या करता है कि आपके पास रिफ्लेक्ट करता है पहले सरफेस पे, मिरर के सरफेस पे, उसके बाद जब आपका रिफ्लेक्ट बैक करता है तो आपका वहाँ पे इमेज फॉर्म्ड हो जाता है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो सर्टेन लॉज। ये क्या करते हैं? कुछ रूल्स होते हैं जिसको वो अप्लाई कर रहे होते हैं। दीज आर गिवन बिलो। अब वो लॉज कौन से हैं वो देखते हैं। पहले आप ये फिगर कंसिडर कीजिए कि जो मैंने अभी वर्डिंग यूज़ करी है उसका बेसिकली क्या है पर्पस। देखिए, आपके पास एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, फिगर नंबर 13.2 पेज नंबर 264। आपके पास ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मीन्स आपके पास वो ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट इमिट पास हो रही हो। ठीक है, जैसे कि मैंने सन की मिसाल दी थी। अब सन तो काफ़ी बड़ा मीडियम है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक कोई भी कंसिडर कर सकते हैं बल्ब को। शो कीजिए कि यहाँ पे एक बल्ब है जो अपनी लाइट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ से उसकी लाइट पास हो रही है, लाइट इमिट कर रहा है। जो लाइट इमिट पास कर रहा है सरफेस की तरफ, वो हमारे पास कौन सी होती है? इंसिडेंट रे। इट्स दैट क्लियर? ये मेरे पास एक सरफेस है, स्मूथ सरफेस, जिस पर कोई दरारें नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है या बिल्कुल शाइनी सरफेस है। एक तरीके से उसके ऊपर कोई भी किसी किस्म की रगड़ नहीं है, एक क्लियर सरफेस है। उसके ऊपर आपने एक इमिट करवाई है लाइट रे, वो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ क्या आती है? इंसिडेंट रे। जो टकराती है सरफेस से वो इंसिडेंट रे है,
और जो टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो रही होती है वो क्या कौन सी होती है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल हम इस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि जैसे हमने ये सरफेस हमारे पास नीचे एक्स एक्सिस पे हमने इसके ऊपर अगर 90 डिग्री का एंगल बनाया है, अगर हम 90 डिग्री का एंगल पॉइंट आउट करो तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। जस्ट दिस इज द नॉर्मल टू द सरफेस। ये हमारे पास नॉर्मल की लाइन आ जाती है। एंगल हमारा कहाँ से, ये नॉर्मल से इंसिडेंट तक का ये एंगल आई, नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड तक का एंगल आर। I is follows as incident angle and R is the reflected ray, angle of the reflected ray and angle of the incident ray. It's that clear? दो एंगल आपके पास है, एंगल I और एंगल R. एंगल I is shows the incident ray and the angle R is shows the reflected ray. Now the incident ray is reflected from the reflecting surface, so that is called reflected ray. जो भी लाइट सरफेस से कोई एंगल बना के निकलती है तो उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और उसी की बनिस्बत हम उसको एंगल का क्या नाम देते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल। अगर हमारे पास इंसिडेंट में हम दे रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आई। इंसिडेंट के लिए आई और रिफ्लेक्टेड के लिए आर। दोनों टर्म्स आपको समझ में आ गई कि अगर हम एंगल आई की बात करेंगे तो इंसिडेंट एंगल की बात हो रही होगी, वो वाली रे जो टकरा रही होगी सरफेस के साथ। और जब हम एंगल आर की बात करेंगे तो हम उस चीज़ की बात करेंगे जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही होगी सरफेस से टकराने के बाद, जो हमारे पास लाइट हासिल हो रही होगी उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। उसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। और उसका एंगल किस तरह डिफाइन किया जाएगा, एंगल आर। नाउ द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द एंगल आई एंड एंगल आर इज दैट these angles are found to be the same in the magnitude. ये अपने मैग्नीट्यूड के साथ सेम होते हैं, जिसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये देखिए यहाँ आपको डिफाइन किया जा रहा है नंबर 1 और नंबर 2 में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको आप क्या नाम देंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। द फॉलोइंग कंडीशन और लॉज आर एज गिवन बिलो, विच इज स्टेटेड एज नंबर 1 पॉइंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या कहता है, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो लाइट सरफेस के साथ जो टकरा रही है उसके साथ बनने वाला जो एंगल है वो बराबर होता है किसके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। मतलब जो एंगल रिफ्लेक्ट बैक होने पे जो बनता है उसके। मीन्स मैथमेटिकली वी कैन एक्सप्रेस दिस एज, मैथमेटिकली आपके लिए कोई नई वर्डिंग नहीं है। मैंने पहले ही कहा था जब हम अपनी स्टेटमेंट को किसी नंबर से शो करते हैं या किसी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से शो करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। इसी बात को मैंने अपनी कहाँ वर्डिंग में यूज़ किया, अपनी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में, विच इज स्टेटेड एज मेजरमेंट ऑफ एंगल आई। एम क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल आई, विच इज आई इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल आर। मतलब रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। Number 2, the incident ray, the reflected ray and the normal are lie in the same plane. तीनों रेज जो हैं वो कहाँ होती हैं, कहाँ लाए करती हैं या कहाँ पे आपको मिलेंगी, इन द सेम प्लेन पे। ये नहीं होगा कि आपने एक प्लेन पे तो इंसिडेंट रे फेंकी लेकिन दूसरे प्लेन पे आपको कोई और रिफ्लेक्टेड बैक मिल रही है या नॉर्मल आपका किसी तीसरे उस पर जा रहा है, नहीं। बल्कि ये तीनों आपको कहाँ मिलेंगी, एक ही जगह पे और एक ही सेम प्लेन पे। जैसे कि यहाँ पे आपको फिगर में बताया था, ये आपके पास एक सरफेस है, आपके पास तीनों चीज़ें यहीं एक ही सरफेस में मिल रही हैं। जहाँ पे आपने इंसिडेंस अपनी करवाई है लाइट को, आपने लाइट को भी इंसिडेंट इसी सरफेस पे करवाया, रिफ्लेक्ट बैक भी इसी सरफेस पे से हुई है और नॉर्मल भी इसी सरफेस पर ही है। ठीक है, तो यही लॉ इसके अंदर ये डिफाइन कर रहा है कि इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल तीनों के तीनों एंगल आपको सेम प्लेन पर मिलेंगे। दीज आर कॉल्ड द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपके पास दोनों क्या हैं,
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें आपके पास पहली चीज़ है कि एंगल आई आपके पास बराबर होता है एंगल आर के, और दूसरी जो इसके अंदर लॉ है, जो दूसरा पॉइंट है, वो क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही सेम प्लेन पे आपको मिलेंगी। ठीक है, तीनों एक ही लाइन पे लाए, सेम प्लेन पे लाए करती हैं। इज दैट क्लियर? नाउ आई वाइंड अप माई लेक्चर। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टॉपिक नंबर 13.6. So students, till then, Allah Hafiz.